Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is moving coil galvanometer. Is a most important topic. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपका बनता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर में किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। जब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की तो हमें पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं किसी भी सर्किट में अगर स्मॉल अमाउंट में भी करंट फ्लो रहा है तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी हम गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं। कि जैसे ही हम क्या करेंगे, सर्किट के साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो निडल होता है ये निडल एक डिफ्लेक्शन को शो करता है। उसी डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि उस गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है या हम कह सकते हैं कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट द करंट इनटू अ सर्किट या फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हमें ये तो पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है और एज वेल एज करंट को वो मेजर भी करता है। ठीक है ना, क्या करता है, करंट को मेजर भी करता है। कब करेगा, जब गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अमीटर में, तो वो करंट को मेजर करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि डिवाइस है, सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, पीएलई। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल्स ये है कि जब हम किसी एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कॉइल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उस कॉइल में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो वो कॉइल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अब जैसे ही वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल जो है वो रोटेट करता है। तो इसी फिनोमेना पे बेस्ड है आपका गैल्वेनोमीटर। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू NI/BA sin थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये जो प्रिंसिपल है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक कॉइल को प्लेस करेंगे, उसके अंदर रख देंगे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे या 0 डिग्री एंगल पे या 90 डिग्री एंगल पे, तो उस कंडीशन में जब इस कॉइल में क्या करेंगे, हम करंट फ्लो कराएंगे थोड़ी सी अमाउंट में, तो ये कॉइल जो है उसके अंदर क्या करेगा, एक टॉर्क फील करेगा और जैसे ही वो टॉर्क फील करेगा तो उस टॉर्क की वजह से उसके अंदर क्या करेगा, रोटेट करता है। ठीक है ना, तो उस टॉर्क की वजह से कॉइल इसके अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। तो सिंपल सी बात है प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल है द करंट कैरिंग कॉइल, द करंट carrying coil, the current carrying coil placed in a coil placed in a magnetic field, a current carrying coil placed in a magnetic field experienced a current dependent torque. A current carrying coil placed in a magnetic field experience a current dependent torque which tend to rotate the coil in magnetic field, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है दैट इज
करंट डिपेंडेंट टॉर्क। कैसा टॉर्क है? करंट डिपेंडेंट टॉर्क है, मतलब वो करंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है। ठीक, जैसे देखो टाउ इज इक्वल टू, कल हमने ड्राइव किया था, टाउ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। सो नाउ लेट अस सी हियर दैट n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल हम बनाएंगे उस कॉइल में जो इंसुलेटेड कॉपर वायर के जो टर्न्स होंगे वो कांस्टेंट है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक परमानेंट मैग्नेट यहां पे प्लेस करते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट एक परमानेंट या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो B इज ऑल्सो कांस्टेंट। A इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल और सर्कुलर कॉइल। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल यूज कर रहे हैं तो उसका एरिया, सर्कुलर कॉइल यूज कर रहे हैं तो उसका एरिया हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट है। एंड थीटा को भी अगर कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर थीटा भी कांस्टेंट है, देन टाउ जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। तो हियर टाउ इज डिपेंडेंट ऑन करंट। किस पे डिपेंड करेगा उस सिचुएशन में? करंट पे डिपेंड करेगा। इट मींस करंट अगर ज्यादा फ्लो करेंगे सर्किट में, देन टॉर्क ज्यादा होगा, वो टॉर्क ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क ज्यादा एक्सपीरियंस करता है तो उस कंडीशन में ज्यादा रोटेट करेगा, वो उसका रोटेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि करंट डिपेंडेंट टॉर्क ये एक्सपीरियंस करता है, और उसी करंट डिपेंडेंट टॉर्क के कारण वो क्या करता है? डिफ्लेक्ट होता है या रोटेट करता है। ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। सिंपल सा प्रिंसिपल है, द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द करंट डिपेंडेंट टॉर्क व्हिच टेंड टू रोटेट द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जो उस कॉइल को क्या करता है? उसके अंदर रोटेट करता है या एंगुलर डिफ्लेक्शंस शो करता है। क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, या हम कह सकते हैं कि वो एंगुलर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये है, इसका वो क्या कहते हैं? निडल है गैल्वेनोमीटर की। ये इसका अगर कॉइल होगा तो कॉइल इस तरीके से रोटेट करेगा, तो उस तरीके से हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, ये निडल भी क्या करेगा? एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस इज नोन एज एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। किस कंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है? कंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी संरचना कैसे, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स होता है जिसको हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक नॉन मेटेलिक मटेरियल के ऊपर बाउंड करके बनाते हैं। किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। इस शेप में हम कॉइल को बनाते हैं। तो सिंपल से कॉइल को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक नॉन मेटेलिक मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे? उसको बाउंड करेंगे, उसको घुमाएंगे, उसके एक कॉइल्स बनाएंगे। कैसा कॉइल? रेक्टेंगुलर कॉइल्स। ठीक ना। और उस कॉइल के अंदर हम एक क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को प्लेस कर देते हैं उसके एक्सल के साथ। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है ये इसका क्या है? एक्सल है। ठीक है, एक्सल के अराउंड क्या करता है वो? या आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सल है, उसके साथ क्या करता है? वो रोटेट करता है। क्या होता है? उसका रोटेशन होता है। उसी के अराउंड ये कॉइल जो ये एक्सल है, इसी एक्सल के अराउंड ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन में कॉइल्स है जिसको इंसुलेटेड कॉपर वायर के द्वारा बनाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं? बाउंड करते हैं किसी एक नॉन मेटेलिक मटेरियल, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर। लाइट एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम एक लाइटर एलिमेंट है और साथ ही साथ नॉन मेटेलिक भी है। तो ये लाइटर एलिमेंट है, हल्का सा एलिमेंट होता है, हल्का होता है बहुत ही, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? इसका जो वेट है वो ज्यादा नहीं होता है। वेट ज्यादा नहीं होने के कारण वो इजीली क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। एंड इसके अंदर एक्सिल के साथ एक हम सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन की एक क्रोड डाल देते हैं। अब यहां पे बात आती है कि सॉफ्ट आयरन क्रोड ही क्यों यूज करते हैं हम? तो सॉफ्ट आयरन क्रोड, सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में। फेरोमैग्नेटिक्स होता है, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक्स होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये सॉफ्ट आयरन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने नियर अबाउट जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स आते हैं उसकी टेंडेंसी होती है वो सब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अपने अंदर खींच लेता है। तो जब ये सब अपने अंदर खींच लेता है देन टाउ, देखिए जैसे ये हमारा एक मान लेते हैं एक सिलेंडर है, एक सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर है। अगर यहां से भी कोई एक मैग्नेटिक फील्ड पास होगा इसके नियर अबाउट से भी, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को खींच लेगा और अपने में से पास कर, इस मैग्नेटिक फील्ड को खींचेगा और अपने में से पास कराएगा। ये इसकी टेंडेंसी होती है। मतलब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन क्रोड जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो। इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, देन टाउ इज इक्वल टू NI/BA। तो उस कंडीशन में बी इंक्रीज होता है तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू बी इंक्रीज होगा तो आपका जो टॉर्क है वो ज्यादा होगा। टॉर्क ज्यादा होगा तो ये जो कॉइल है वो कॉइल इजीली स्मॉल ऑफ करंट की वजह से भी क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। इससे क्या होगा कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो फाइनली सेंसिटिविटी आगे डिस्कस करेंगे कि जो सॉफ्ट आयरन क्रोड है, सॉफ्ट आयरन क्रोड क्या करता है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। और हमें एक ऐसा गैल्वेनोमीटर चाहिए वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का मतलब है कि स्मॉल ऑफ करंट अगर उसमें से फ्लो करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10⁻³ मिली एम्पियर करंट भी अगर उसमें से फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें एक इतना सफिशिएंट टॉर्क क्रिएट होगा जिसके कारण वो इजीली रोटेट कर जाएगा। और इजीली रोटेट हो जाएगा तो उसके साथ जो पॉइंटर लगा होता है वो पॉइंटर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सा यूज है, एल्यूमिनियम का जो क्रोड बना रहे हैं हम, सॉरी एल्यूमिनियम के ऊपर हम वायर को बाउंड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का यूज मैंने आपको बता दिया है। एल्यूमिनियम लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, वेट को ही हल्का करेगा। इसके अंदर आयरन की सॉफ्ट क्रोड इसलिए डालते हैं ताकि उससे अल्टीमेटली गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। इसके ऊपर ये जो हमारे एक्सिल होते हैं, इन एक्सिल्स को ज्वेल्ड वेयरिंग के ऊपर क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। जैसे ये एक्सिल है, ऊपर एक वेयरिंग लगा होता है, नीचे एक वेयरिंग लगा होता है। वेयरिंग इसलिए हम यूज करते हैं ताकि ये जो एक्सिल है यहाँ पे इजीली क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो वॉल वेयरिंग का यूज हम करते हैं, यहाँ पे ज्वेल्ड वेयरिंग यूज करते हैं। इसका यूज ही यही है ताकि एक्सिल जो है, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है, उस कॉइल का जो एक्सिल है वो एक्सिल क्या कर सके, इजीली रोटेट कर सके। तो इसलिए ऊपर एक ऊपर एक वेयरिंग लगाते हैं और नीचे दूसरा वेयरिंग लगा देते हैं ताकि वो इजीली क्या कर सके, रोटेट कर सके। अच्छा, इसके साथ ही इस एक्सिल के साथ हम क्या करते हैं, टू हेयर स्प्रिंग को क्या करते हैं, पाइवट करते हैं। ठीक है, हेयर स्प्रिंग इसलिए यूज करते हैं कि हेयर स्प्रिंग इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्पाइरल शेप का होता है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेयर स्प्रिंग है, ये हेयर स्प्रिंग का फंक्शनिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हमने यहाँ पे जो हॉर्स शो मैग्नेट यूज किया है, ये हॉर्स शो मैग्नेट किस शेप में है, कॉनकेव पोल के फॉर्म में है। कैसा है? कॉनकेव शेप में है। ठीक है, इस तरीके के शेप में बनाए जाते हैं। ये कॉनकेव शेप के दो मैग्नेट्स इस तरीके से क्या लगाया जाता है कॉइल के दोनों अराउंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव पोल वाले जो मैग्नेट्स है ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि कॉनकेव पोल वाले जो मैग्नेट्स होते हैं ये क्रिएट करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को। मुझे दोबारा से डायग्राम वगैरह बनाना पड़ा, ठीक है ना, वीडियोस कट गए थे इसलिए। तो देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मीन्स क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन एक सेंटर की तरफ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास हॉर्सशो मैग्नेट्स है, ये दो किस शेप का, कॉनकेव शेप में। तो यहाँ से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं वो सब किसकी तरफ सेंटर्ड कर रहे हैं, वो इस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है ये सारे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, तो देखिए ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो टॉर्क, ये कॉइल जब जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो टॉर्क कितना है, टाउ इज इक्वल टू NBAI sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे तो टाउ जो है वो अब डिपेंड करेगा आपका साइन थीटा पे। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर थीटा को चेंज करते हैं, थीटा को अगर चेंज करेंगे देन टाउ चेंज होगा। थीटा को चेंज करने पे क्या होगा, टाउ चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे इस कॉइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉइल है इस कॉइल को जैसे जैसे रोटेट करेंगे, तो लेट अस सपोज कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कॉइल इस तरीके से रखा है, इस डायरेक्शन में ये इसका एरिया वेक्टर है। जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा, और इसके साथ साथ एंगल जो है बी एंड ए के बीच का जो एंगल है वो एंगल रोटेट करेगा। और एंगल रोटेट करने से एंगल वेरी करेगा, एंगल वेरी करने से आपका जो टाउ है ये टाउ वेरी करेगा। तो टाउ अब करंट के साथ भी वेरी करेगा, टाउ अब थीटा के साथ भी वेरी करेगा। इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट ऑफ करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में वो अनइक्वल आएगा, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन अलग अलग
एंगल पे वो अलग अलग होगा, अलग अलग एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कभी टॉर्क ज़्यादा होगा, कभी टॉर्क कम होगा, ठीक है। जब टॉर्क ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब टॉर्क कम होगा, जब एंगल कम होगा तो टॉर्क कम फील करेगा, जब टॉर्क कम फील करेगा तो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। हरी बात समझे? मतलब इक्वल करंट, जैसे इक्वल करंट फ्लो हुआ, फ्लो होता गया करंट, तो जीरो डिफ्लेक्शन, सॉरी, जब स्मॉल एंगल शो करेगा जब बी एंड आई के बीच में, जैसे लेट अस सपोज बी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में है, जब ये वाला एंगल छोटा होगा तो टॉर्क छोटा होगा तो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब ये एंगल जब इंक्रीज हो जाएगा, ये लेट अस सपोज यहाँ पे आगे एंगल जब इंक्रीज हो जाएगा तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा उस पर, तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा सेम करंट पे। तो इसका मतलब है इक्वल करंट पे अनइक्वल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अनइक्वल डिफ्लेक्शन अगर शो करेगा तो उस कंडीशन में हम जो रीडिंग कैलकुलेट करेंगे वो एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर हमेशा रह जाएगा, या हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, हमने ये करा कि अब इस थीटा को फिक्स्ड कर देते हैं किसी भी तरीके से। अगर ये थीटा फिक्स्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर को हम जो कैलिब्रेट कर रहे हैं वो कैलिब्रेशन जब उसका बहुत टफ हो जाएगा तो फायदा नहीं होगा गैल्वेनोमीटर का यूज़ करने का। तो इसलिए उस कैलिब्रेशन को ईजी करना है, ईजी से ईजी करना है, तो उसके लिए हमें करना होगा कि थीटा जो है इसको हमें फिक्स्ड करना होगा। तो थीटा को फिक्स्ड करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लिया है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे लेट अस सपोज दिस, ये हमारा कॉइल है, इसका ये अपर व्यू है, ये वाला पोर्शन है, ये देखेंगे जैसे टॉप से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, सिलेंडर है चारों साइड से, और ये वाला टॉप व्यू दिखेगा आपको, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है इसका, ठीक ना। यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, हॉर्सो मैग्नेटिक क्रिएट कर रहा है। देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये मैग्नेटिक फील्ड ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड बी के बीच में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा कॉइल को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, तो रोटेट करने पे वो इस तरीके का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मान लेते हैं इसका जो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे ये पहले इस तरीके से था, आपको इस तरीके से दिखा, अब इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये अपने पोजीशन से क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, तो इस तरीके से इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो इसी डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि रेडियली मैग्नेटिक फील्ड है, हर डायरेक्शन में हर रेडियस पे एक आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करता जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 90 रहेगा, हर एक पोजीशन में, हर एक सिचुएशन में। तो यहाँ पे मतलब अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने से एक चीज ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर है इनके बीच में एंगल हमेशा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और डेट इज 90 होगा। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 है तो साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, और साइन 90 का वैल्यू अगर 1 है तो उस कंडीशन में टॉर्क जो है उस पर मैक्सिमम होगा, डेट इज BINA। अब ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, अब ये मैक्सिमम टॉर्क एंगल के साथ वेरी नहीं करेगा, जब एंगल के साथ वेरी नहीं करेगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट के लिए वो इक्वल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे हॉर्सो मैग्नेट जो है वो कॉनकेव फेस में यूज़ करते हैं, या हम कहते हो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके थ्योरी पे, थ्योरी एंड वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है और किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी कि हर एक पॉइंट क्यों लिया हमने, फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्यों यूज़ किया हमने, ठीक ना। इसके बाद जो हमने मैग्नेट लिया हॉर्सो मैग्नेट कॉनकेव शेप में क्यों लिया है, ठीक। इसके अंदर आयरन क्रोड हमने क्यों यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग, क्या देखते हैं, वर्किंग। नहीं, किस तरीके से वर्क करेगा, वर्किंग क्या है इसका, सिंपली। तो नेक्स्ट हेडिंग इज वर्किंग एंड कैलकुलेशन। यहाँ पे हम वर्किंग भी करेंगे और इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए लेट अस सपोज जो हमने यहाँ इसके अंदर कॉइल यूज किया है उस कॉइल की जो लेंथ है
उसका लेंथ जो है वो L है, वृत्त जो है इसका B है, वृत्त क्या है B है, एंड वृत्त हो गया B, देन एरिया A इज इक्वल टू L इंटू B, ये इसका एरिया हो गया किसका, रेक्टेंगुलर कॉइल का। लेट अस सपोज B इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक हॉर्स मैग्नेट यहां पे जनरेट कर रहा है। देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, जो इसके अंदर जो कॉइल है इस कॉइल पे कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है टाउ, डेट इज बिना साइन थीटा, बट यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि B एंड A हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ठीक ना। B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन A, सिंपली लिख देता हूं B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन A, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा A पे। सो नाउ टाउ इज इक्वल टू जाएगा साइन 90 एंड साइन 90 आपका 1 हो जाएगा तो जाएगा निभा, या बिना जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इतना टाउ इस पे वर्क कर रहा है। अब इसी टॉर्क की वजह से ये जो आपका कॉइल है ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, इस कॉइल के साथ ऊपर एक हेयर स्प्रिंग लगा है, नीचे एक हेयर स्प्रिंग लगा है। जैसे ये कॉइल रोटेट करता है, जैसे ये जो कॉइल है लेट अस सपोज इस तरीके से रोटेट कर रहा है यहाँ पे, जब ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे तो इसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो ऊपर आपका हेयर स्प्रिंग लगा है और नीचे जो हेयर स्प्रिंग लगा है उन दोनों हेयर स्प्रिंग में क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऊपर जो हेयर स्प्रिंग है नीचे जो हेयर स्प्रिंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा टॉर्क क्रिएट होगा जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। वो रिस्टोरिंग टॉर्क का फंक्शनिंग क्या होगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है जो हमारे गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है उस कॉइल में जो रोटेशन है उस रोटेशन को वो बैलेंस करेगा। और जैसे ही हम सर्किट में करंट या गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करना बंद कर देंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर वाले स्प्रिंग में और नीचे वाले स्प्रिंग में है वो दोनों क्या करेगा, इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल को अगेन क्या करेगा, वो अपने पोजीशन में लाएगा। जैसे वो अपने पोजीशन में लाएगा तो उसके साथ जो पॉइंटर लगे होंगे, इसके साथ यहाँ पे जो पॉइंटर लगा होगा निडल, वो निडल घूम के फिर से अपने जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन पे। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हेयर स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग का फंक्शन आपको पता है कि वो गैल्वेनोमीटर को अगेन क्या करता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है तो उसको जीरो डिफ्लेक्शन के कंडीशन पे ले आता है। सो नाउ रिस्टोरिंग टॉर्क, लेट अस सपोज द टॉर्क टाउ इज प्रोड्यूस और एंगुलर डिफ्लेक्शन produce an angular deflection alpha in coil, then the restoring torque on spring that is tau restoring is proportional to alpha, ठीक है। तो जो आपका टाउ रिस्टोरिंग मतलब रिस्टोरिंग जो टॉर्क होगा किसमें, स्प्रिंग में, वो रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड करेगा कि ये जो कॉइल है वो कॉइल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिग्री वो रोटेट किया है अपने ओन एक्सिस से, वो कितना डिग्री रोटेट किया, उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा देन टाउ, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ आर इज इक्वल टू के अल्फा, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, टॉर्शन कांस्टेंट कहते हैं इसको।
के। सुनो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब देखिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल कब तक रोटेट करेगा? जब इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लेते हैं 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करा रहे हैं, ये कॉइल कब तक रोटेट करेगा? जब तक कि इस कॉइल में लगने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क इस स्प्रिंग के रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल नहीं हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये इधर घूमने की कोशिश कर रहा है, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो कॉइल है वो रोटेट करना बंद कर देगा। अरे बात समझे? तो इसका मतलब इन इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम, ठीक ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। किसके बराबर होगा? ये रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब जिस टॉर्क से ये गैल्वेनोमीटर ये कॉइल जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस कॉइल में रोटेशन हो रहा है, उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह रहे हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क जो कि इस स्प्रिंग में क्रिएट हो रहा है, ठीक ना, उस रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इक्वल हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है वो रोटेट करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज, दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि इस टॉर्क की वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज NIBA इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज K अल्फा, सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू NIBA अपॉन K। तो ये जो अल्फा है ये एंगुलर डिफ्लेक्शन शो करेगा, किसका? इस पॉइंटर का, ये निडल का, ये निडल कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे इसको घुमाएंगे तो इसके साथ साथ हमारा पॉइंटर भी क्या करेगा, यहाँ पे घूमेगा ना। और ऊपर स्केल जो बना होगा, ऊपर हमने जो स्केल बनाएंगे यहाँ पे, तो उस स्केल का जो रीडिंग है वो रीडिंग डिपेंड करेगा एंगुलर डिफ्लेक्शन पे। तो अलग अलग अमाउंट में हम करंट फ्लो कराएंगे गैल्वेनोमीटर से, अलग अलग हम डिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर उन डिफ्लेक्शंस को कैलिब्रेट करके एक यूनिफॉर्म, इसी डिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग ऊपर क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म स्केल क्रिएट करेंगे और उसी स्केल से हम करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ वर्किंग, ठीक है, ये पूरा वर्किंग है। और इसमें अगर हम देखेंगे करंट को अगर मेजर करते हैं डिफ्लेक्शन के फॉर्म से, फॉर्मूले से, यहाँ से ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला अल्फा इज इक्वल टू NIBA अपॉन K, इसमें से अगर I निकालेंगे देन I इज इक्वल टू आपका जगह K बाय NBA इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अल्फा I इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, I जो है वो अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें एंगुलर डिफ्लेक्शन को मेजर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है K अपॉन NBA, K अपॉन NBA, K अपॉन NBA, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। और इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। तो G इज इक्वल टू K बाय NBA, ठीक है। तो ये जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका G अल्फा, क्या जाएगा, G अल्फा। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को मेजर करके, एंगुलर डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम करंट को क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा होल प्रोसेस है वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का मीन्स क्या है? सेंसिटिविटी मीन्स, सेंसिटिविटी का मतलब है कि जब किसी गैल्वेनोमीटर में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, लेट अस सपोज कि 0.0000001 एम्पियर करंट फ्लो होता है, इतना स्मॉल अमाउंट में करंट
फ्लो हो रहा है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए अगर गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शंस आ रहा है, अगर वो गैल्वेनोमीटर एक लार्ज डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर जो है हमारा मोर सेंसिटिव है। गैल्वेनोमीटर आपका मोर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो स्मॉल से अमाउंट ऑफ करंट को भी रीड कर ले रहा है, उसको भी वो डिटेक्ट कर ले रहा है। तो इसलिए सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि अगर गैल्वेनोमीटर आपका मोर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है एक स्मॉल ऑफ करंट पे, तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी हमारा बहुत ज़्यादा है गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी एंड सेकंड इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। So now current sensitivity means it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current is flowing through it। मतलब किसी गैल्वेनोमीटर में अगर यूनिट अमाउंट में करंट फ्लो कर रहे हैं और उस करंट के लिए गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, वो डिफ्लेक्शन उसका करंट सेंसिटिविटी है। सो नाउ करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई, एंड अल्फा का वैल्यू होता है NIBA अपॉन के, जो कि अभी हम ड्राइव कर चुके हैं। तो NBA अपॉन के। सो नाउ आई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा NBA अपॉन के। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका करंट सेंसिटिविटी का। इसके साथ ही वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज सेट अप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर एक यूनिट वोल्टेज सेटअप करते हैं और उस यूनिट वोल्टेज के कारण जितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या जितना उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी डिफ्लेक्शन को हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो ना वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बी एंड अल्फा इज इक्वल टू NBA I अपॉन के इंटू V। I अपॉन V का वैल्यू रखेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, देन I अपॉन V इज इक्वल टू 1/R। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो नाउ VS, तो I अपॉन V की जगह क्या लिखेंगे 1/R, देन VS इज इक्वल टू NBA अपॉन KR। तो अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी इन दोनों में अगर रिलेशन देखें, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी में अगर रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे VS इज इक्वल टू जो IS अपॉन R। देखना ये जो वैल्यू है NBA अपॉन के, ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, वो I का वैल्यू है, IS का वैल्यू है। सो नाउ IS अपॉन R, तो ये रिलेशन हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन। सो नाउ नेक्स्ट, कौन से फैक्टर्स पे आपका सेंसिटिविटी डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर है द सेंसिटिविटी, जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जो हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हमने टर्न किया है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो उस नंबर ऑफ टर्न्स पे ये डिपेंड करेगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सेकेंड पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी सेंसिटिविटी लो होगी। तो इसका मतलब है कि हम उस गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट यूज़ करेंगे, हॉर्सशो मैग्नेट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ कि जो सेंसिटिविटी है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कितना है, उस एरिया पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर एरिया कम होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। सेकेंड, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिपेंड्स ऑन द टॉर्शन कांस्टेंट। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का जो टॉर्शन कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जो टॉर्शन कांस्टेंट अगर लेस है तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर के का वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में IS मतलब करंट सेंसिटिविटी लो होगी। तो इसका मतलब है कि जब हम वायर यूज़ करें, स्प्रिंग जो यूज़ करें, हेयर स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज का इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फास्फोर ब्रॉन्ज जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत लो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम फास्फोर ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंसिटिविटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।